to learn and try to keep pace with. So thank you for having me here. आदित्य, हम सब जानते हैं कि डिजिटल एंगेजमेंट ये आसान चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाता है। इसके पीछे जितने भी क्रिएटर्स यहाँ पे हैं, आप खुद भी बहुत हार्डवर्क रहता है, कंटिन्यूस एक कंसिस्टेंसी रहती है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी फ्रॉम अ पॉलिटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या रहती है? आपकी टीम में कितने लोग हैं, किस तरीके से प्लानिंग होती है? करंटली तो हमारी बॉक्सिंग चालू है रोज ऑन द स्ट्रीट, बट ऑफ कोर्स दो तरीके की होती है पॉलिटिक्स में. वन इज व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट, व्हेन यू आर इन एक्टिव सर्विस थ्रू गवर्नेंस, you can obviously put out the good work that you're doing, be it right from the electric buses, the double decker buses that have come into the streets, or anything else that you've been doing, right from beach cleanups to whatever. The other side is of course the opposition, and I think that is a very, very important place to be. That's a more responsible place to be, because as opposition generally, you tend to indulge in politics of a certain kind, be it allegations, be it improper, allegations of a different kind. I think that is where, for us as politicians, we need to keep a certain sense of dignity. टफ चीज़ यही होती है कि यार पोस्ट डालूं कि रील डालूं, बिकॉज आजकल रील्स के सिवा तो व्यूज़ आते नहीं हैं. तो सबको पता है कि रील्स डालो, तो ये रील्स के चक्कर में यू आर लुकिंग एट इंस्टाग्रामर्स, इन्फ्लुएंसर्स ओपन नाइस बॉक्सेस ऑफ आईफोन्स एंड लैपटॉप्स, और कोई कुछ शूज़ खोल रहे हैं, कोई कुछ अलग ब्रांड्स को अनबॉक्स करके दुनिया को दिखा रहे हैं, और हम लोग गवर्नमेंट के स्कैम्स दिखा रहे हैं. तो फ़र्क यही होता है कि हमारे व्यूज़ कितने बढ़ सकते हैं और कितने जेन्युइनली व्यूज़ आ सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस. बट तकलीफ तो होती है बिकॉज इट्स अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड एंड यू गॉट टू कीप अप विद इट. यहाँ पे जो आए हुए क्रिएटर्स हैं आदित्य, इनमें से आप किन लोगों को फॉलो करते हैं? आई नो योर स्कूल मेंबर्स आल्सो, या मासूम इज हियर. Yeah, she was 2 years junior to us, and she's told you that she will have secrets about me from school. When we get her on stage, that time we'll I'm in reveal better some place secrets. right now. But yeah, I remember her. She was, 2 years junior to me. We were working together as prefect and task force back then. Pushed on stage by our principal, Dr. Deepen Prasad. I think even she would agree that whatever we are today, largely the confidence that we have is because of our school. So that is one thing. But so many faces here are known to us, except I think Manav's face, which is for the first time that I'm seeing. Because normally दूसरे लोगों की stories और फेसेस हम देखते हैं उनके इस पे, बट आज उनको देख रहा हूँ. तो बट a lot of people here. There's Neil who does fantastic work, and I think we've met before, the whole team along with him. So many people. It would be interesting. Devyani, Neil, we have done a podcast with so many people. Of course, Ashish sir, we keep watching all the time. Great fun to go through all the time. नील, हम लोगों ने आप लोग के साथ में और आदित्य के साथ में एक अच्छा स्केच प्लान करना चाहिए. लोकमत will make it happen for sure. Would be interesting for a politician to actually do some comedy, to understand how to do comedy, and Aditya is good at it. पर उसके बाद लोगों का मत भी अच्छा होना चाहिए. Yeah, I just met another Aditya Thackeray also. Yeah. So I think that could be a good campaign strategy. आदित्य, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये एक बहुत मुश्किल वक्त है. मुझे पता है कि आप इसे बहुत ज़ोरों से आप इसके साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन अभी आज आपके मन में क्या चल रहा है? आपकी आगे के कुछ आने वाले महीनों में आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा वक्त कभी आप पे, आपके परिवार पे आया होगा, इतना मुश्किल वक्त. ऋषि, आप भी इस फील्ड में काफ़ी समय से रहे हैं, मीडिया हाउस से है, तो आपको भी पता है. इनफैक्ट यू हैव अ इलस्ट्रियस फैमिली बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड टू डू विद इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. सो मुझे लगता है कि एक ही बात है, चलो एक बार हमारी पार्टी का एक बाजू में रख दीजिए, हमारी फैमिली का एक बाजू में रख दीजिए, लेकिन जो आज सिचुएशन महाराष्ट्र में तैयार हुई है, जहाँ एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बैठी हुई है, 9 महीनों से कुछ भी डिसीजंस लेते जा रही है, स्कैम पे स्कैम आते जा रहे हैं, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है, और वो हमारा सब कुछ क्लेम करना चाहते हैं. यानी नाम भी ले लो, फैमिली नेम ले लो, हमारे दादाजी को चुरा लो, सब छोड़ने की बात हो रही है. तकलीफ इसी बात की है कि मोर देन what is difficult for us, I think we are facing difficult days for a democracy. You look at generally across the country, not just Maharashtra, कुछ भी आप बात कीजिए, you are censored right away. कुछ भी आप
कहे कि ये मुझे इस गवर्नमेंट का पसंद नहीं आया या इस पर्टिकुलर पार्टी का पसंद नहीं आया. You'll have trolls hitting at you left, right, center, and most of these trolls are actually not even real people. They're faceless people. You'll have police cases against you. You'll have agencies raiding you. I think the fact of the matter today is we are moving towards a dictatorship, or we are in an unsaid, undeclared dictatorship, emergency. ये देश के लिए घातक होगा अगर हमारी लोकशाही जो है, लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, फ्री वॉइस जो है. आपने मुझे अभी जो एक मोमेंटो दिया, इट सेज फ्रीडम ऑफ प्रेस. टुडे दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इन डेंजर. As of today and as of yesterday, you had politicians being raided, facing legal troubles for speaking against the government or speaking the truth. Tomorrow, or probably it started already today, where the press and the common man and all of us out here, you voice one thing which is a little astray from the policy of the government, and you'll have people behind you. I think that is a dangerous trend. To be able to accept criticism in the face, to be able to criticize someone in the face, and to be able to speak the truth with your legitimate face on your social media page is truth, is guts, is glory. But to have bots troll you, I think that's cowardice. And to have a government of a majority to be doing this is even more shameful. लेकिन ये जो गवर्नमेंट बनी आदित्य, कुछ हफ्ते पहले श्री अजीत पवार जी लोकमत के मंच पर थे पूना में, और उन्होंने ऐसा कहा कि जो रिवॉल्ट हो रहा था, जो विद्रोह हो रहा था, उसकी जानकारी तब सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी को दी गई थी और उन्होंने उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया. ऋषि, मैं आज आपको हेडलाइंस नहीं हैशटैग देने आया हूँ. तो आई थिंक ये सब लोग बोर हो जाएंगे पॉलिटिक्स सुन के. ऐकलं बोर होते की ठीक आहे चालेल. नाही आदित्य, पण सगळा इथे जे You'll have to say, are you enjoying the conversation or not? हमें लोकमत सुनना है. अगर लोगों का मत अलग हो तो सब जानना चाहते हैं. नहीं, देखिए, एक बात ज़रूर है कि ये जो चल रहा था मसला, अगर आप सीएम के बारे में बात करें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनको तो 20 मई को बुलाया गया था. मैं तब davos में था. I was working for the government of Maharashtra. In those 3 days, we've brought back 80,000 crores to Maharashtra as investment. And whatever we've done is out on Twitter, on Instagram, everywhere. My father, who was the chief minister back then, had called Mr. Eknath Shinde. एंड हमें पता चला था क्योंकि ये जब मेरी फादर की सर्जरी हुई थी, पहली और दूसरी भी एक इमरजेंसी सर्जरी हुई थी, तब से इनके मन में कुछ चल रहा था जो अभी हम गद्दार कहते हैं जिनको, ट्रेटर्स. तो उनके मन में चल रहा था कि पार्टी से फूटे, खुद सीएम बनने की चांस है क्या, क्या कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी बात ऐसी थी कि उन पर कुछ काफ़ी बड़ा दबाव था. और ये तो अगर आप लोगों से पूछे, मैं नहीं कह रहा हूँ, गांव में भी जाए तो भी लोग कहते हैं कौन से तरह के दबाव हमारे देश में बन जाते हैं. तो उनके मन में ये चल रहा था. तभी भी 20 मई को पूछा था कि आपके मन में क्या है, आप बगावत की सोच में हैं. बगावत तो की नहीं, क्योंकि बगावत के लिए एक हिम्मत लगती है, वहीं के वहीं खड़े रहकर बगावत होती है. ये जो हुआ वो गद्दारी हुई है, वो पीठ में छुरा को बस की गए. लेकिन अगर बात कहे तो ये सबको पता था. लेकिन जो खुद को बेचे हुए हैं उनको कितनी देर तक आप रोक सकते हो? रोक के क्या फ़ायदा भी क्या है? जिन्होंने खुद के सोल को बेचा है, खुद की ज़मीर को बेचा है, तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे? आदित्य जी, लेकिन अभी अजीत पवार जी का जिक्र निकला, इसलिए पूछता हूँ कि अजीत पवार जब डीसीएम थे तब कई एमएलए शिवसेना के आपको आकर मिलते थे और कहते थे कि जो एमएलए फंड रहता है वो हमें दिया नहीं जा रहा है, शिवसेना के एमएलए को नहीं मिल रहा है. अजीत पवार सिर्फ एनसीपी के लोगों को वो फंड दे रहे हैं, और ऐसा चलता रहा तो हमको चुन के आना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ये हर कोई एमएलए शिवसेना का बोलता था, और ये भी बोलते थे कि हम उद्धव जी को बता रहे, आदित्य जी को बता रहे, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है. क्या सच था? अतुल जी, देखिए, ये बात अगर आप देखें तो एक नैरेटिव बिल्डिंग की जो होती है. इनफैक्ट जो पहला अधिवेशन हुआ, यहाँ सेशन हुआ, वहाँ तो अजीत पवार साहब ने पूरे फंड की एक हिस्ट्री पढ़ के दिखाई. तो जो मंत्री सामने बैठे थे, जिन्होंने गद्दारी की, सामने जाके बैठे हुए थे, उनकी जब फंड्स की बात आई तो लोगों को पता चला. एमएलएस के भी बारे में जो अगर आप फंड्स देखें तो हिस्टोरिक फंड्स जैसे कभी पहले नहीं मिला हुआ, शायद हमारे समय मिला हुआ था. अभी आप उनसे उनके हाल पूछें, अभी आप उनके मन की बात क्या है पूछें, क्योंकि अभी तो ना फंड्स मिल रहे हैं, ना आवाज़ है, ना कुछ है. और ये भी है कि अगर आप देखिए तो अगर न्याय मिलेगा हमें सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सारे के सारे लोग डिस्क्वालीफाई होंगे. आज नहीं तो कल इनको डिस्क्वालीफाई होना है, क्योंकि ये कभी भी हमारे देश में हुआ नहीं था कि एंटी डिफेक्शन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करके ऐसी कोई चीज़ हो सकती है. तो इनको डिस्क्वालीफाई तो होना है. मैं तो उनको हर दिन चुनौती दे रहा हूँ कि चलो लड़ो चुनाव,
इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, फिर जो भी जनता डिसाइड करेगी हम उनके फेवर में रहेंगे। तो अग्री क्यों नहीं कर रहे? मैंने तो सीएम को भी चैलेंज दिया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां हम बैठे हैं वर्ली में, वहां से लड़िए, नहीं तो मैं आपके पास आता हूँ, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं। आपने बहुत बार इसका जिक्र किया है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस होने चाहिए, तो इलेक्शंस हो क्यों नहीं रहे? डर अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि वो इलेक्शन ना ले। देखिए, वो जो है, जो उनके मित्र पक्ष है और ये जो गद्दार गैंग है, वो चलती है काफ़ी सारे सर्वेज पे, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये पूरी दुनिया में पता है कि उनके जो सर्वेज बता रहे हैं कि जो उन्होंने ये सारी गद्दारी की वो किसी को भी पसंद नहीं आया। जिस व्यक्ति ने आपको बनाया है, जिस व्यक्ति ने सब कुछ दिया, टिकट से लेके मंत्री पद दिया, उसी के पीठ में ऐसे वार करके निकल जाना। हाँ, आप कहिए सॉरी आपसे जमती नहीं है, हम पार्टी बदल रहे, इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, जहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये जो एक बिहेवियर है वो गलत था। और आज भी मैं कहता हूँ कि बीएमसी के चुनाव 1 साल से ज़्यादा हुए नहीं है। मुंबई हो, पुणे हो, कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, नागपुर हो, नासिक हो, अन्य सारे जगह पे भी चुनाव अभी तक हुए नहीं है। खुद 40 जो लोग हैं वो चुनाव को सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कौन सी बात और ये कौन सी डेमोक्रेसी? हमने अगर आप देखें तो हर जगह कुछ प्लास्टर किया गया है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर रखें, इस डेमोक्रेसी में अगर आप चुनाव के लिए डर रहे हो, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी बनी? अभी आपने डर की बात कही, पैसों की बात कही, संजय राउत को लेकर ये उन्होंने अभी एक बयान दिया कि 2000 करोड़ का इसमें सब लेन देन हुआ, लेकिन जो कोर्ट में दिया गया उसमें नहीं उसका मेंशन किया गया है। संजय राउत जी के जो बयान आते हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं कि संजय राउत जो है वो शरद पवार के लिए काम करते हैं, एनसीपी के लिए काम करते हैं, शिवसेना के, लेकिन काम उनके लिए करते हैं। और जब भी कुछ जुड़ने की बात आती है, वो ऐसा कुछ बयान आता है उनका कि फिर और दूर दूर हो जाते हैं सब। क्यों होता है ऐसा? ये सिर्फ हमारे जो पुराने दोस्त हैं वो कहते हैं। और अगर आप देखें तो पवार साहब हो या फिर कांग्रेस हो, एनसीपी हो, हम हो, अक्सर ये कहा जाता था, हमें बताया जाता था कि देखो ये अननेचुरल अलायंस है, ये पॉलिटिकली नेचुरल अलायंस नहीं है, ये दूर जाएंगे आपसे। सत्य तो यही है कि वो दोनों तो साथ में रहे, और जो हम अपने समझते थे वो हमसे दूर चले गए, और वो भी गद्दारी करके। तो बात समझने की साफ है, जाहिर है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन में भी देखें तो जिस बात पे हमसे एफिडेविट्स मांगे गए थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, वो बिना देखे इलेक्शन कमीशन में तो पहले से ही तय था कि लोगों उनको देना है, नाम उनको देना है। अगर आप, मैं यहाँ एक आदित्य ठाकरे बैठे हूँ तो वो आदित्य ठाकरे उनको दे देंगे। ये तो संजय राउत जी ने ये तो बात, जैसे मैंने कल कही कि इलेक्शन कमीशन इज नाउ चेंज टू एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड। और यही इलेक्शन कमीशन में 3 ऑफिसर्स में 1 ऑफिसर ऐसे हैं जिन पे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, केस भी चल रही है कि 24 घंटों में फाइल 6 डिपार्टमेंट 7 डिपार्टमेंट से मूव होके उनको अपॉइंट कैसे किया गया। लेकिन संजय राउत जी ने जो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ में 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है, आप उस बात से सहमत हैं? हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, हम जो चिल्लाते हैं, हम ही नहीं, जनता जो चिल्लाती है, पन्नास खोके एकदम ओके। अभी 50 खोके हर एक मुंबईकर को पता है खोके का मतलब क्या होता है, लेकिन आज भी वो 40 लोगों में से एक भी आदमी ने नहीं कहा है कि हमने खोका को हाथ नहीं लगाया। अगर कुछ चोरी नहीं की है तो आओ सामने बताओ। आप तो भाग गए थे सूरत, गुवाहाटी, गोवा करके आए, आज भी सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। हम तो यही हैं क्योंकि हमने चोरी नहीं की। आदित्य जी, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव जी आपके बहुत अच्छे रिलेशन आज भी है, फिर आज आप उनको दुश्मन मानते हैं या दोस्त मानते हैं? देखिए, हमारे मन में कभी भी कटुता नहीं है। हमारे जो घर में एक माहौल है वो यही है कि किसी को भी पर्सनल एनिमी नहीं मानना चाहिए। अगर आपने देखा होगा तो कई सालों में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं पॉलिटिकली जिन्होंने हमारे फैमिली पे, हम पे, शिवसेना पे काफ़ी सारे गंदे एलिगेशन लगाए। कभी भी आपने मेरे मुंह से, मेरी ज़बान से कभी ऐसे सुना? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि जो है काम के बारे में बात करो। पॉलिसी पे शायद मैं आपका ओपोनेंट हूँ, लेकिन पर्सनली कोई मेरे दिमाग में, दिल में कुछ नहीं, दिल मेरा साफ है। और यही बात मैं कहते आया हूँ कि जैसे अभी आप मेरे खिलाफ कुछ लिखेंगे तो ऐसे नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल मैंने आपसे कहलवाएगा कि आदित्य लव यू, अच्छी बात है, वो ऐसे होना चाहिए। लेकिन ये जो माहौल होता है, मैंने मेरे दादाजी की और पवार साहब की तब की पॉलिटिकल राइवलरी देखी है। दोनों पर्सनली फ्रेंड्स थे, फैमिली काफ़ी सारे फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल राइवलरी रहते हैं वो स्टेज पे रहती है, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है या पॉलिसी डिफरेंस होता है। आई थिंक दैट इज द वे इट शुड बी। यू कैन नॉट मेक पॉलिटिक्स विच इज सो पर्सनल, सो डर्टी, सो विंडिक्टिव। दैट इज नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, दैट वाज नेवर द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र। पर आप उनको दोस्त मानते हैं, उन्होंने आरे का सपना आपका था,
तो आरए में कुछ नहीं होना चाहिए, अभी आरए में फिर से काम शुरू हो गया, तो वो दोस्ती नाते हो रहे हैं या? देखिए, हम तो दोस्त मानते हैं, वो क्या मानते हैं हमें उनके मन में आप ज़्यादा जानते हो। कभी वो ऐसे आते हैं तो उनसे भी पूछिए, लेकिन आरए की बात साफ थी, आज भी वही है कि आरए में हमने तो 800 एकड़ का जंगल घोषित किया था। जो कार शेड की जगह है वो हमें मूव करना चाहिए थी, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो ये कार शेड इट विल रीच इट्स फुल पोटेंशियल बाय 2034, सो यू विल हैव टू बिल्ड अनदर कार शेड। वी वर पुटिंग टुगेदर 4 कार शेड्स, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 14, लाइन 6। 10,000 करोड़ बचा रहे थे सरकार के, लोगों के 10,000 करोड़ बचा रहे थे, टाइम भी बचा रहे थे, लेकिन कुछ उनके मन में पॉलिटिक्स था, कुछ ईगो इशू हुआ होगा, मुझे पता नहीं। अगर आज भी आप देखें तो उसी कार शेड में 5 लेपर्ड्स बैठे रहते हैं। तो जो जंगल है वो क्यों नष्ट करें, क्यों तोड़े? और ये तो हमारी मुंबई की बात रही, वो शायद कल मुंबई में रहे ना रहे, किसी और दुनिया के शहर में जाए, लेकिन जो मुंबई के लिए है, मेरे लिए मेरी मुंबई प्यारी है और मैं लड़ते रहूंगा मेरी मुंबई के लिए। आप फैमिली की बात जब करते हैं, मतलब जब इतना मुश्किल वक्त आता है तो जो हमारे साथ में खड़े रहते हैं वो हमारे परिवार वाले रहते हैं। सो ये इज़न्ट दिस द राइट टाइम आदित्य, वेयर आप, उद्धव जी, राज साहब, अमित, दैट आप सब लोग एक साथ आके इससे लड़े? क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई पहल हुई है जिसमें आप और राज साहब या दोनों परिवार एक साथ आके इस चीज़ से लड़े? उसको हम कभी नहीं डिनाई करते हैं कि परिवार हमारे साथ खड़ा रही है। अगर आज देखें तो जो भी दुनिया में हमारे साथ लोग खड़े हैं वो हमारा परिवार ही है, और वो वैसे ही रहेगा। नहीं, उन्होंने जो कहा, लोग वही बात कहते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने चाहिए, आदित्य और अमित एक मंच पर दिखना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए अतुल जी, मैं तो हर दिन पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ, जो सही है जो गलत है उसके बारे में बात करते रहता हूँ। अगर आप देखें तो ये सारी जो बातें हैं ये काफ़ी पर्सनल बातें हैं। अलायंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, कोई भी पक्ष हो। आज अगर आप देखें माहौल हमारे देश में, तो हम सारे लोग एक ककून में रह रहे हैं, ककून में जी रहे हैं कि हमें लगता है कि हम ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमसे बढ़कर काफ़ी सारे विषय हैं जो लोगों को आज तकलीफ दे रहे हैं, महंगाई के हो, अगर आप देखें तो काफ़ी सारी तकलीफ़ें लोगों की है। ये तकलीफ़ें जो है, अलायंस हो ना हो, परिवार आए ना आए, हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो 50 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, उसी पे झगड़ रहे हैं। कोई भी फ्यूचर के लिए झगड़ रहा ही नहीं है। कोई भी आज कह रहा नहीं है कि इलेक्ट्रिक बसेस आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाईवेज बनने चाहिए तो मुंबई जैसे बनने चाहिए कि जोशीमठ जैसे बनने चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़े हमें भी इस बात से बाहर आना चाहिए कि ये अलायंसेस की बात हो, ये झगड़ों की बात हो, ये एक अंदरूनी बात होती है। लेकिन अगर आप देखें तो आम आदमी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं अपने अलायंस की बात कही, प्रकाश अंबेडकर जी के साथ उद्धव जी ने मीटिंग की, अलायंस किया। वो अलायंस एनसीपी और कांग्रेस को मंजूर है क्या? और उसको जोड़कर ही सवाल है कि बीएमसी में आप अगर प्रकाश अंबेडकर जी के साथ जाएंगे तो कांग्रेस एनसीपी आपके साथ कहाँ रहेगी? अगर मगर की बातों में मुझे लगता नहीं ये जाना चाहिए, लेकिन एक ही बात साफ है, महाविकास आघाड़ी, फिर हम हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, हम तो साथ में हैं, हर एक के दोस्त होते हैं, तो साथ में लेकर जाएंगे, जो साथ में आएगा उसको आगे लेके जाएंगे। लाइटर नोट, जो हमें प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। प्यार से याद आया कि इज मैरिज ऑन दी कार्ड्स। आपके छोटे भाई हैं घर पे, वो तेजस भी अपना सोच रहा होगा कि भाई हम कतार में है, बड़े भाई का नंबर कार्ड्स पढ़ रहे मुझे दिखाइए। ये कार्ड्स में है ही नहीं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे इज बार बार कई बार लोगों की दिशा अलग अलग जगह पे चलते रहती है, सोशल मीडिया पे बहुत बार कुछ ना कुछ आता रहता है। ऋषि जी, ये प्रयास आपने 4 साल पहले भी किया था और आज भी करते रहिए, 4 साल बाद भी करते रहिए। Is there any truth to it? What's happening? I think let's focus on politics, the better way to do that. राहुल गांधी तो नहीं, आदर्श आपका उस बारे में? हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। रिश्ता जोड़ो भी कांग्रेस और सेना का हो रहा था। प्यार की बात निकली इसलिए पूछता हूँ। आपको ममाज बॉय कहते हैं, आपका और आपकी आई का बहुत बॉन्डिंग है। उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है और कौन सी बात आपको बुरी लगती है? नहीं, मैं तो 50-50 हूँ दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं कि माँ से बात करो, कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि पिताजी से बात करो, लेकिन ऑफ कोर्स ग्राउंडेड रखने में उनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
Aditya, thank you so much for Thank you. having this frank chat. I know it's not very easy, but आप सब No, I लोग को think, मैं एक Rishi, I'll tell you very important thing. You know, like you said, tough times. I've never thought of it as tough times because these times and these, situations arise for all of us in our own different ways and different volumes. I was And we just have to keep fighting the tougher times. The question that you asked me. for everyone sitting here, I have to tell you a quality of Aditya. It's not very easy to meet the press and do a press conference. I cannot think of a lot of people. Majority of the people will avoid press conferences. One-on-one interview is fine. But the day the counting in the house was going to happen, I remember Aditya walking into the Vidhan Bhavan और वहाँ पे आते टाइम 10-15 सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे थे और वहाँ खड़े खड़े उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा होता है कि आपको एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पॉलिटिक्स पे कई अलग अलग सवाल उस वक्त पे पूछे जाते हैं. And Aditya obviously came out because he has a strong hold on the subject. He was able to speak on everything. So thank you so much for agreeing to do this, Aditya. Thank you. Yeah. And it's been a Thank you pleasure very being here. much. Thank you. Thank you.